नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज की क्लास उन नए स्टूडेंटों को समर्पित है जो मुझसे यहाँ पे जुड़ रहे हैं और ख़ासकर जो आने वाले दिनों में 2024-25 या फिर उसके बाद की यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। अब यहाँ पे उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है सिलेबस को नहीं समझना, क्योंकि यहाँ पे आजकल इतना अधिक सोशल मीडिया का यहाँ पे माहौल चला हुआ है कि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट देखता है तो उसको एक ही चीज़ का यहाँ पे ध्यान आता है कि हमें यूपीएससी की तैयारी करना है, डीएम बनना है और यहाँ पे सपना देखना भी चाहिए यहाँ पे। लेकिन जो सपना का जो कीमत है उसको यहाँ पे उस स्टूडेंट को यहाँ पे चुकाने के लिए यहाँ पे तैयार रहना चाहिए जो इस सपने को यहाँ पे देखना चाह रहा है या फिर देख रहा है। क्योंकि यहाँ पे भारत का यह सबसे कठिन एग्ज़ाम है, एग्ज़ामों में से एक नहीं है, सबसे कठिन एग्ज़ाम ही है ये भारत का यूपीएससी का एग्ज़ाम। और इसको एक साथ प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक की प्रक्रिया को एक साथ यहाँ पे निकालना होता है, क्रैक करना होता है। और यहाँ पे अगर सफलता दर को आप देखेंगे तो बिल्कुल 0.1% से लेके 0.2% यूपीएससी का सफलता दर यही यहाँ पे आकर टिक जाता है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना अधिक यहाँ पे टफ कंपटीशन है। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आंकड़ों की भी बात करेंगे, उसके साथ साथ पूरा सिलेबस का हम लोग डिस्कशन करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस का इम्पोर्टेंट जो बुक्स है किस तरीके से आप नोट्स बनाएं, किस तरीके से करंट अफेयर को पढ़ें, ऑनलाइन क्लास ले या फिर ऑफलाइन क्लास ले या फिर सेल्फ स्टडी करें। अर्थात जो भी यहाँ पे क्यूरीज है जो स्टूडेंटों की यहाँ पे जो आम तौर पे बन के आती है, वैसे सारी क्यूरीज को इस क्लास में शामिल किया गया है। तो आप लोग पूरा इसको देखने का प्रयास करें, क्योंकि इसको देखने के बाद से कम ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि आपकी सफलता की दर को ये बहुत अधिक बढ़ाने का कोशिश करेगा या फिर बहुत जो नए चीज़ है आपको सीखने का भी ये मौका देगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अब यहाँ पे चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे यूपीएससी की सिलेक्शन प्रोसेस की, कि किस प्रकार से यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अब इसी यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाता है, बहुत सारा यूपीएससी प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाता है और उसी में यहाँ पे जो एग्ज़ाम लिया जाता है यहाँ पे आईएएस का एग्ज़ाम भी यहाँ पे यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे लिया जाता है। अब इसमें सिर्फ आईएएस का यहाँ पे पोस्ट नहीं होता है, लगभग 20-22 यहाँ पे पोस्ट शामिल होता है। अब इसकी जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है यूपीएससी के द्वारा बहुत ही यहाँ पे डिफ़िकल्ट लेवल पे यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि इसका 3 स्टेज है। पहला स्टेज जिसे बोला जाता है प्रीलिम्स, दूसरा स्टेज है यहाँ पे मेंस और तीसरा स्टेज यहाँ पे हो जाएगा इंटरव्यू। यही है, आपको वन टाइम आपको क्रैक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नेट जीआरएफ का स्कोर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, या फिर एमटेक का कोई स्कोर कार्ड नहीं है यहाँ पे कि एक बार आप पीटी क्रैक कर लिए, एक बार स्कोर कार्ड आपका बन गया तो पुनः उसके बाद से आप दोबारा मेंस लिखते रहिए, इंटरव्यू देते रहिए। यहाँ पे ऐसी प्रक्रिया यहाँ पे नहीं है। आपको वन टाइम वन शॉट में एक ही साथ आपको एक ईयर में पूरा आपको कंप्लीट करना होगा। सपोज करिए अगर आप 2023 में प्रीलिम्स दे रहे हैं तो उसी साल आपको मेंस भी क्रैक करना होगा और उसी साल की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए इंटरव्यू को यहाँ पे क्रैक करना होगा, तब जाके आपका मेरिट लिस्ट में जो यहाँ पे, ठीक है, नाम यहाँ पे आएगा, रिजल्ट यहाँ पे क्लियर होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्यों यहाँ पे किया गया है। चाहे हम लोग यूपीएससी की बात कर ले या फिर स्टेट पीसीएस की बात कर ले, तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण होता है वो है यहाँ पे टैलेंट। और उसके बाद से चूँकि इंडिया जैसे, ठीक है, जहाँ पे इतनी अधिक पॉपुलेशन है, इतनी अधिक मात्रा में तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो समस्या है यहाँ पे फ़िल्टर आउट करने का। तो यहाँ पे एक और कारण हो जाता है यहाँ पे फ़िल्टर आउट करने का, क्योंकि छन के यहाँ पे जितने लोग यहाँ तक पहुँचेंगे उनमें देश को चलाने के लिए आईएएस का मतलब सीधा सा मतलब है कि आप डीएम तक सीमित नहीं रहिए। आईएएस का मतलब एक मंत्रालय के अंतर्गत, देखिए, एक मंत्री के अंतर्गत जो सचिव जो पद होता है, सोचिए कितना बड़ा वो पद होता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि देश जो है पूरी तरीके से आईएएस यहाँ पे चलाते हैं। उसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पूरा जो जो भार होता है आईपीएस के कंधों में होता है, वो यहाँ पे आईजी डीआईजी उसका लेवल इतना ऊपर यहाँ पे हो जाता है। तो सोचिए
इतने बड़े पद के लिए, देश को चलाने के लिए, अगर यहाँ पे रियल में जो टैलेंट है, और ये टैलेंट सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आपको फिजिक्स आता है, मैथ आता है, केमिस्ट्री आता है, हिस्ट्री आता है, ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट आता है, वैसा टैलेंट यहाँ पे नहीं चाहिए, बल्कि बिल्कुल एक जिसमें मैनेजमेंट करने की अदम्य क्षमता हो, अदम्य साहस हो, जो सारी चीज़ों को सामंजस्य बैठा के लेके सबको साथ लेके चल सके, वैसा यहाँ पे व्यक्ति चाहिए होता है। और फिर इन सारे ही प्रक्रियाओं से आपको गुजरने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि इसका जो सिलेबस है पूरा का पूरा आप थ्रू आउट स्टडी करके जाएं, चीज़ों को समझने का प्रयास करें, तभी जाके यहाँ पे हो पाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसके लिए जो फॉर्म जो भरा जाता है, जैसे मैं अगर कुछ आंकड़ों की बात करूँ तो 2021 में टोटल अगर फॉर्म जो भरा गया था लगभग 10.9 लाख के पास, सोचिए 10.9 लाख के आसपास यहाँ पे फॉर्म भरा गया था। इसमें जो स्टूडेंट जो अपीयर जो हुए थे, ध्यान रखिएगा, इसमें जो स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे लगभग 5 लाख से ऊपर, 5.0 लाख से ऊपर यहाँ पे स्टूडेंट अपीयर हुए थे। अब इसमें जो देखेंगे तो जो मेंस में, ध्यान रखिएगा, जिनका जो सिलेक्शन हुआ था मेंस लिखने के लिए, वैसे स्टूडेंट की जो संख्या थी महज यहाँ पे 9,000 के ऊपर, 9,000 के ऊपर, क्योंकि अमूमन जितना सीट होता है यूपीएससी में उसके 10-12 गुना के आसपास ही यहाँ पे, ठीक है, रिजल्ट होता है मेंस के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मतलब वही है पीटी का जब रिजल्ट होगा, ठीक है, प्रीलिम्स में वही लोग क्वालिफाई कर पाएंगे जो मेंस में यहाँ पे लिख पाएंगे। तो यहाँ पे 9 गुना 10 गुना जो भी है यहाँ पे इतना ही रिजल्ट होता है, और फिर इसमें 9,000 स्टूडेंट फिर से यहाँ पे मेंस लिखेंगे, और उसके बाद से उनका मेंस क्वालिफाई होगा, इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए टोटल तो 9,000 में से, ठीक है, 9,000 में से लगभग यहाँ पे देखेंगे तो इंटरव्यू देने वालों की संख्या 1824 थी, सोचिए 1824। अब ये 1824 जब इंटरव्यू देंगे तो इसमें से 800-900 जितनी सीटें रहेगी उतने स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। एक और हम लोग डेटा पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखने का प्रयास कीजिए ताकि थोड़ा सा कि एग्जैक्ट फिगर आ पाए, आपके जो तैयारी का जो इंटेंसिटी का जो लेवल है, ठीक है, वो बाहर निकल पाए, अपने आप को आप लोग, ठीक है, मतलब आकलन कर पाए कि रियल में हम वाकई में तैयारी करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं। या फिर होता है ना कि ज़बरदस्ती का मतलब जो मोटिवेशनल जो गुब्बारा होता है आपके अंदर भर दिया जाए और यहाँ पे आप लोग, ठीक है, तैयारी करने भिड़ जाए, वैसा नहीं, पूरा पूरा यहाँ पे ध्यान से समझना है। यहाँ पे मैं डिमोरलाइज करने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वास्तविकता से आप लोगों को पूरी तरीके से, ठीक है, अवगत करा रहा हूँ। वही हम लोग 2022 की बात करें, जो कि अभी तक इसका देखिए नहीं आया हुआ है, ठीक है, फाइनल रिजल्ट यहाँ पे नहीं हुआ है। तो 2022 में, अब चूँकि हर साल संख्या बढ़ रही है, 2022 में देखेंगे तो जो मतलब प्रीलिम्स में जो फॉर्म जो भरा गया था लगभग 11.5 लाख, 11.5 लाख फॉर्म इसमें भरा गया था। और इसमें देखेंगे 11.5 लाख फॉर्म जब यहाँ पे भरा गया था तो मेंस के लिए जितना स्टूडेंट जो क्वालिफाई हुआ था लगभग 13,000 के आसपास, 13,000 के आसपास, ठीक है, जितनी सीटों की संख्या होती है उसी का, ठीक है, 10-12 गुना आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे 13,000 लड़कों ने जब यहाँ पे मेंस दिया तो यहाँ पे लगभग 2,500 के आसपास यहाँ पे इंटरव्यू के लिए इनका, ठीक है, सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद से जब इंटरव्यू की प्रक्रिया चलेगी तब जितनी सीटें होगी यहाँ पे अमूमन देखेंगे, ठीक है, तो 2,500 में मान के चलिए अगर 900 सीट है, 1,000 सीट है, जो कि इस बार बहुत अच्छा मौका है। 1,000 से अधिक सीटों की संख्या देखेंगे तो इस बार लगभग 7-8 साल के अगर डेटा की बात करें तो पहली बार आपको लगेगा कि सीटों की संख्या काफ़ी अधिक है। तो इस बार 2023 में जो भी प्रीलिम्स दे रहे हैं उनकी थोड़ा सा, ठीक है, कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे बढ़ जानी चाहिए प्रीलिम्स क्वालिफाई को लेके। तो बिल्कुल जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन होने की संभावना अधिक है चूँकि सीटों की संख्या यहाँ पे बढ़ी है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा इस प्रक्रिया में देखेंगे तो जो सफलता का जो दर है महज यहाँ पे मैंने बताया था शुरू में 0.1 से लेके 0.2%, इतने ही स्टूडेंट फाइनल सिलेक्शन तक यहाँ पे पहुँच पाते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रीलिम्स में क्या होता है, मेंस में क्या होता है और यहाँ पे इंटरव्यू में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे प्रीलिम्स की, तो यहाँ पे देखेंगे प्रीलिम्स में 2 पेपर यहाँ पे होता है।
2 पेपर इसमें लिया जाता है। सबसे पहला जो पेपर होता है इसको बोला था जनरल स्टडीज पेपर 1, जीएस पेपर 1। उसके बाद से यहाँ पे जीएस पेपर 2 होगा, जिसे वर्तमान में सीसेट के नाम से भी जाना जाता है। सीसेट नाम ही है इसका, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका मतलब कि इसमें 10th लेवल की यहाँ पे बात की जाती है कि 10th लेवल तक जिसका भी अगर मैथमेटिक्स का यहाँ पे ज्ञान है, सिंपल मैथमेटिक्स जो भी है यहाँ पे, ठीक है, अगर आता है तो यहाँ पे इसके लिए वो सक्षम है, वो दे सकता है। लेकिन वास्तविकता काफ़ी इससे परे है, देखेंगे अभी हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जीएस पेपर 1 होता कितने नंबर का है। ये होता है टोटल 200 मार्क्स का यहाँ पे होता है। और इसमें टोटल जो प्रश्नों की संख्या होती है 100 प्रश्न, 100%। इसका मतलब क्या है कि हर एक प्रश्न का जो वेटेज होता है ये होता है, ठीक है, 2 नंबर, 2 × 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 नंबर का। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो टाइम होता है एग्ज़ाम का टाइम भी मैं लिख देता हूँ। सुबह में शुरू होता है 9:30 से लेके 11:30 तक। आपको ये टाइम फिक्स है यूपीएससी के द्वारा, मॉर्निंग में, ठीक है, 9:30 से 11 के बीच आपको ये पेपर यहाँ पे ले लिया जाएगा। और अभी इसमें, ठीक है, जो प्रक्रिया जो चल रहा है काफ़ी ही इसका लेवल मतलब ऊपर किया गया है। अगर मैं बात करूं, अभी हम लोग कटअप पे चर्चा भी करेंगे 2021 का ही अगर हम लोग कटअप की बात करें तो इतना वो कटअप गिरा है। लगभग जनरल का जो कटअप है 88 नंबर के आसपास, 88-89। सोचिए, बाकी जो कैटेगरी है अगर SC ST OBC तो उसका और 10-15 नंबर यहाँ पे नीचे घटाइए, तो इसका लेवल बहुत ही यहाँ पे ऊपर कर दिया गया है। और अपने आप में जीएस पेपर 1 को यहाँ पे क्रैक करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे कैसे क्रैक होगा, तो ये यहाँ पे होगा सही रणनीति को अपना के। और ये सही रणनीति आप तभी अपना पाएंगे जब आप इसके सिलेबस को अच्छे तरीके से जान पाएंगे, अच्छी तरीके से यहाँ पे जान पाएंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो नंबर 1 पोर्शन हो जाता है यहाँ पे हिस्ट्री का। एकदम ध्यान से देखते चलिए, कहीं से कोई समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। हिस्ट्री में भी यहाँ पे 3 पोर्शन है, एक तो यहाँ पे एंशिएंट का, उसके बाद मिडेवल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मॉडर्न का। अब इसमें देखेंगे तो सबसे अधिक जो वेटेज वाला पोर्शन होता है ये होता है यहाँ पे मॉडर्न वाला। इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर से भी अच्छा खासा प्रश्न आता है। तो 4 सेक्शन इसमें बचा हुआ है, जिसमें ये जो पोर्शन है आर्ट एंड कल्चर का और मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना होता है। उसके बाद से हम लोग बात करें यहाँ पे जियोग्राफी का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जियोग्राफी में पूरा का पूरा फिजिकल जियोग्राफी या फिर हम लोग बात कर ले पूरा का पूरा इंडियन जियोग्राफी विथ मैप यहाँ पे होता है, यहाँ पे इसे भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ठीक वैसे ही यहाँ पे पॉलिटी, आगे हम लोग मेंस में देखिए चर्चा करेंगे इसकी, ठीक है। पॉलिटी हो जाएगा, इकोनॉमिक हो जाएगा, इसके अलावा करेंट अफेयर का सेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा एक और टॉपिक बच रहा है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे एरियाज जिसमें होते हैं, जिसमें हर एक एरिया से देखेंगे तो 15 से 20 प्रश्न यहाँ पे पूछे ही जाते हैं। कुछ एरिया से यहाँ पे प्रश्नों की संख्या यहाँ पे कम हो जाती है। हालांकि ये, ठीक है, स्टेट PCS जैसा यहाँ पे नहीं होता है कि प्रश्नों की संख्या यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे दे दिया जाए। यहाँ पे बिल्कुल आप देखेंगे तो प्रश्नों की जो संख्या है हर एक सेक्शन से देखेंगे, या फिर जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, ठीक है, तो आपको अमूमन 12 से 15 प्रश्न आपको मिनिमम देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। 2016 का एक ऐसा टाइम पीरियड था यूपीएससी का जिसमें करेंट अफेयर की जो प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक थी, लगभग 40+ सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर को यहाँ पे पूछा गया था। और अभी देखेंगे तो अमूमन, ठीक है, लगभग वही है, मतलब 15 से 20 जो करेंट अफेयर यहाँ पे पूछा जाता है। बाकी जो कोर जो सब्जेक्ट होता है वहीं से यहाँ पे प्रश्नों की संख्या यहाँ पे अधिक बनी रहती है आने की। अब यहाँ पे जीएस पेपर 2 में हम लोग सीसेट की यहाँ पे बात करें तो इसमें जो टोटल जो प्रश्न उसमें होता है 80 प्रश्न होता है। ध्यान रखिएगा 80 प्रश्न होता है। इसका मतलब कि हर एक प्रश्न का जो वेटेज होगा 2.5 मार्क का होगा। और ये कितने नंबर का होता है, तो ये भी 200 नंबर का होता है। अब यही वर्तमान में क्वालिफाइंग नेचर का इसको कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है। और 200 में आपको लाना कितना है, तो 33%। अगर इसका एग्जैक्ट हम लोग बात करें तो मान के चलिए
66.7, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 67 नंबर। अर्थात हर हाल में आपको 67 नंबर, ध्यान रखिएगा, 67 नंबर आपको लाना ही लाना है मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पे 200 में 200 नंबर आप क्यों नहीं ले आते हैं। यहाँ पे अगर ये नहीं आया 200 में, अगर आपको ठीक है 70 67 जितना भी यहाँ पे अगर नहीं आया, तो फिर ये जीएस पेपर 1 का जो मार्क है ठीक है आपका मेरिट में, सॉरी मतलब मेरिट में समझ रहे हैं ना, रिजल्ट के लिए आपका जुड़ नहीं पाएगा, कोई काम का यहाँ पे नहीं रहेगा, पूरा पूरा व्यर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे होता है सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग जो टास्क होता है यहाँ पे निगेटिव मार्किंग। यहाँ पे है निगेटिव मार्किंग, बहुत ज़रूरी है। देखिए टैलेंट इसी से फिल्टर होता है, और अभी स्टेट पीसीएस के द्वारा जैसे कि देखा आप लोगों ने बिहार मतलब बिहार जो बीपीएससी के द्वारा भी निगेटिव मार्किंग को लाया गया, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। निगेटिव मार्किंग इसमें है 1/3 नंबर, 1/3 नंबर, अर्थात अगर एक प्रश्न का वेटेज यहाँ पे 2 नंबर का है तो इसमें 1/3 नंबर, एक प्रश्न अगर आप ठीक है इसका गलत उत्तर दे रहे हैं तो ये काट लिया जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर एक प्रश्न का नंबर 2.5 नंबर है तो यहाँ पे एक अगर क्वेश्चन का अगर गलत उत्तर दे रहे हैं तो यहाँ पे भी 1/3 कर लिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है, पूरी जो सतर्कता है यहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक भी गोला इधर उधर हुआ तो आपकी सफलता की दर को, प्रीलिम्स की सफलता की दर को ये काफ़ी हद तक यहाँ पे कम कर देगा। अब सीसैट यहाँ पे यही है सबसे समस्या हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं इस बैकग्राउंड से अगर देखेंगे तो ह्यूमैनिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले का जो बैकग्राउंड यहाँ पे यही होता है, 10 तक उनकी जो मैथमेटिक्स यहाँ पे कमज़ोर होती है, और यही कारण है कि भी यहाँ के ठीक है फंसने की संभावना उनको अधिक होती है। इसीलिए यहाँ पे कोशिश करना चाहिए उनको कि शुरुआती तौर से ही सीसैट को इग्नोर करके नहीं चले। भले ही ये प्रीलिम्स में इसका रिजल्ट ठीक है नहीं जुड़ता है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखेंगे तो यहाँ पे जुड़ ही रहा है, और यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं है, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, सबको 67 नंबर आपको लाना है, सबको 67 नंबर एटलीस्ट आपको लाना ही होगा, तभी जाके जीएस पेपर 1 का ठीक है मेरिट लिस्ट में आपका रोल नंबर, आपका रिजल्ट यहाँ पे शामिल हो पाएगा। अब आइए थोड़ा हम लोग बात करते हैं मेंस का। प्रीलिम्स के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बारी है यहाँ पे मेंस का। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, एक एक चीज़ें बिल्कुल क्लास ही में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। मेंस का, मेंस में देखेंगे यहाँ पे तो टोटल यहाँ पे जो पेपरों की संख्या होती है 9 पेपर होता है, 9 पेपर होता है। पहले हम लोग पेपरों को देख लेते हैं कौन कौन पेपर होता है, उसके बाद एक एक पेपर को हम लोग बेहद ही डिटेल से हम लोग चर्चा करते चलेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पेपर 1, पेपर 1, थोड़ा सा मैं कलर बदल के लिख रहा हूँ, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 5, सॉरी 4 छूट रहा है, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, और उसके बाद से फाइनली होगा पेपर 9। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आप लोग देखते चलिए। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 की, पेपर 1 और पेपर 2 की, तो पेपर 1 जो आप लोग देखेंगे यहाँ पे होता है लैंग्वेज पेपर, इसको बोला जाता है भाषा के पेपर, लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज पेपर। अब यहाँ पे जो संविधान के 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में यहाँ पे जो भी यहाँ पे भाषा दिया गया है उनमें से किसी भी एक भाषा को आप यहाँ पे चुन सकते हैं, और इसका जो वेटेज होता है 3 नंबर मतलब 300 मार्क का, 300 मार्क का। ठीक वैसे ही यहाँ पे पेपर 2 भी होता है, इसको बोला जाता है कंपलसरी पेपर, दोनों ही कंपलसरी है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा पेपर 1 और पेपर 2। तो यहाँ पे होता है एक पेपर होता है इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश, ये इंग्लिश बिल्कुल ही यहाँ पे कंपलसरी है, अर्थात अगर आप ठीक है भारत के नागरिक है और यूपीएससी की एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको इंग्लिश लेना ही लेना होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो एग्ज़ाम दे रहा है तो इंग्लिश उसके लिए एक मस्ट यहाँ पे कंपलसरी है, और इंग्लिश पेपर भी होगा यहाँ पे 3 नंबर का, सॉरी
300 मार्क का, 300 नंबर का यहाँ पे होगा ही होगा। अब पेपर 1 और पेपर 2 में अंतर आप लोग समझ पा रहे कि नहीं पा रहे हैं? देखिए पेपर 1 क्या होगा, तो 8th, ठीक है, शेड्यूल में जो भी भाषा है, संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा है, उसमें से किसी एक भाषा को सिलेक्शन करना होगा। जैसे कि अगर आप उत्तर भारत से हैं तो यहाँ पे आप हिंदी चूज कर सकते हैं, वैसे ही अगर दक्षिण भारत में है तो तमिल चूज कर सकते हैं, उड़ीसा की तरफ है तो उड़िया चूज कर सकते हैं। तो जितनी भी भाषा उसमें दी गई है उसमें से किसी एक भाषा को आप चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई पेपर 2 में कोई यहाँ पे ध्यान रखिएगा अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, इंग्लिश आपका कंपलसरी है, यहाँ पे लेना ही होगा। इसी को बोला जाता है यहाँ पे ए, पेपर ए इसको बोला जाता है, ठीक है, पेपर बी इसे बोला जाता है। और इन दोनों ही पेपरों का जो नेचर होता है क्वालिफाइंग नेचर होता है, क्वालिफाइंग। और क्वालिफाइंग का मतलब ये यहाँ पे किसका जो मार्क्स है नहीं जुटेगा, और 300 का जो होता है, अब इसमें क्वालिफाइंग जो, ठीक है, मार्क्स लाना होता है, ये लाना होता है आपको 25%। ध्यान से सुन लीजिए, 25%, अर्थात 300 का 25% अगर देखा जाए तो 75 नंबर आएगा। 75 नंबर आपको मिनिमम इतना 75 नंबर आपको लाना ही होगा। अगर सपोज करिए इंग्लिश में नंबर कम आ गया तो फिर बाकी जितना भी पेपर है, आपका एग्ज़ाम कितना भी अच्छा क्यों नहीं हुआ हो, ये सब खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आएगा ही नहीं। पूरी तरीके से फिर आपको नेक्स्ट ईयर की यहाँ पे तैयारी करना होगा। और ये सबसे बड़ी समस्या होती है हिंदी मीडियम के साथ तैयारी करने की प्रक्रिया में। हिंदी की तो तैयारी उनकी हो जाती है यहाँ पे, लेकिन जब पेपर 2 की बारी आती है तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे यहाँ पे हैं कि वे इंग्लिश पेपर को यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, 300 में 75 नंबर नहीं ला पाते हैं, जिसकी वजह से बाकी विषयों में जो उनका किया गया मेहनत तो धरा का धरा रह जाता है। तो इसीलिए गलती नहीं करना चाहिए। इंग्लिश, ठीक है, अगर इंग्लिश से अगर दोस्ती अगर आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो इंग्लिश से दुश्मनी भी ना पालिए, बिल्कुल बैलेंस करके चलिए। इतना तो करके चलिए कि कम से कम 75 नंबर आप लोग यहाँ पे ला सके। अभी हम लोग देखेंगे सिलेबस में क्या क्या यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें पेपर 3 की। अब ये है यहाँ पे पेपर 3 हो गया, या फिर पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, ठीक है। इसी को बोला जाता है जीएस पेपर 1, ध्यान रखिएगा, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3। अभी हम लोग एक एक पेपर की चर्चा करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहना है। जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 1, जीएस 2, जीएस 4, इसका वेटेज होता है 250 मार्क का, 250 नंबर का, 250 नंबर का, और ये हो जाएगा 250 नंबर का, और ये भी हो जाएगा 250 नंबर का। उसके बाद से यहाँ पे जो बच रहा है, ठीक है, पेपर 7 हो जाएगा, पेपर यहाँ पे 8 हो जाएगा। पेपर 7 और 8 का जो संबंध होगा यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शनल पेपर से, ऑप्शनल पेपर से। अब जो भी ऑप्शनल पेपर है आपका, कोई भी ऑप्शनल पेपर है यही होगा आपका, ठीक है। और ऑप्शनल पेपर कितना नंबर का होगा, तो पेपर 1 होगा यहाँ पे 250 नंबर का, ये भी होगा 250 नंबर का, टोटल हो जाएगा यहाँ पे 500 नंबर का। उसके बाद यहाँ पे पेपर 9 में, ठीक है, आप एस्से को शामिल कर सकते हैं, एस्से ये होगा आपको 250 नंबर का। अभी हम लोग एक एक विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है। तो यहाँ पे देखिए अब मेरिट कैसे बनता है, मेरिट कैसे बन रहा है। तो टोटल यहाँ पे जो मेरिट होगा, जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट को यहाँ पे छोड़ के ही बनेगा। जैसे कि टोटल यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो लगभग, ठीक है, 4, 2, 6, 1, 7, ठीक है, 1750 नंबर का, 1750 नंबर का यही होगा, ठीक है। आपका मेंस का जो एग्ज़ाम होता है 1750 नंबर का होगा। और फिर इसमें, ठीक है, जुड़ जाएगा इंटरव्यू, जिसका भी मेंस क्रैक होगा तो फिर उसको इंटरव्यू देना पड़ेगा 275 नंबर का, 275 नंबर का। तो इस प्रकार अगर आप टोटल यहाँ पे काउंट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि लगभग आपका जो टोटल जो वेटेज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7, 5, 12, 7, 2, 9, ठीक है, 2025 नंबर का, ध्यान रखिएगा, 2025 नंबर का यही होता है। अब 2025 में से कितना आपका मार्क आ रहा है, फिर उसी के हिसाब से, ठीक है, मेरिट बनता है फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन का। अब थोड़ा सा आप एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे कट ऑफ को एक बार आप देख लीजिए, ताकि थोड़ा सा, ठीक है, आप कंफर्ट जोन में रहें।
तो यही है, थोड़ा सा कट ऑफ को देखने का प्रयास कीजिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 2021 का, 2021 का देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स का एक कट ऑफ है, ये है प्रीलिम्स का कट ऑफ, जिसमें जनरल के लिए मैंने बताया था कि लगभग 87-88 में सिलेक्शन हुआ था। अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ मेंस का जो कट ऑफ था, यही जो मेंस का कट ऑफ है ये है 1750 नंबर पे, 1750 नंबर पे मेंस का कट ऑफ है, और है 200 नंबर पे प्रीलिम्स का कट ऑफ है। 1750 में जिसका जनरल का कट ऑफ है 745 नंबर लाएगा, जो लाएगा 745 जो भी उसमें लाया होगा उसने ठीक है जाकर मेंस इंटरव्यू यहाँ पे दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 2025 नंबर में, 2025 नंबर में देखिए फाइनल जो सिलेक्शन है यही है, कैटेगरी के हिसाब से अपने अपना आप लोग देखते रहिए। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो यूपीएससी में टॉप करने वाला स्टूडेंट देखेंगे तो लगभग 50 से 55% ही मार्क्स यहाँ पे ला पाता है, 50 से 55%। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि ये तो भाई मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी बिहार बोर्ड में, यूपी में जिस तरीके से नंबर आ रहा है, ठीक है 90%, 95%, लेकिन यकीन मानिए वो 95% यहाँ आके अगर आप ठीक है 40% भी अगर आप ला लेते हैं तो आप बहुत ही, आप समझिए कि मेहनती है, मेधावी छात्र हैं। ऐसा अमूमन होता नहीं है। दरअसल कारण यही है ना, सिलेबस की डाइवर्सिटी। इसका सिलेबस मैं बार बार बोलता हूँ कि अर्थ के कोर से लेके यूनिवर्स तक पूरा का पूरा बीच में जितना सारा चीज़ आ जाएगा सबको आपको स्टडी करना ही करना होता है। अभी आपको मेंस में पता लगेगा, लेकिन डरना नहीं है कि इतनी सारी जब स्टडी है तो हम ये कैसे यहाँ पे हम कर पाएंगे। कोई रोबोट तो है नहीं, लेकिन अभी तक जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं कोई रोबोट नहीं थे, वे भी ठीक है ह्यूमन बीइंग ही थे यहाँ पे। तो आप भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस सबसे ज़रूरी है, रखना ही रखना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ बात करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज को लेके थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि लैंग्वेज को लेके यहाँ पे लेवल क्या है। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज को लेके देखिए कन्फ्यूजन होता है शुरुआती तौर पे, तो बहुत यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि किस तरीके से लैंग्वेज जो है यहाँ पे, ठीक है। यूपीएससी ने जो पहले ऑप्शन यहाँ पे सरकार नहीं देता था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे दे रहा है लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में लैंग्वेज का बहुत अधिक रोल नहीं है। प्रीलिम्स में आप जिस किसी भाषा में आपको बस गोला भर के आपको, ठीक है, ऑप्शन आपका सही करना होता है। लेकिन मेंस में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, लैंग्वेज को लेके, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, लिख के आपको उत्तर देना होता है। और मेंस में देखेंगे तो दो चीज़ें हैं लैंग्वेज को लेके। पहला तो है जीएस का पेपर। जीएस का जो पेपर है, मैंने 4 जो पेपर बताया था आपको, 4 जो पेपर बताया हुआ था, इसको आप ठीक है लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, या तो हिंदी चुनिए, इंग्लिश भी चुनिए, जो भी उसमें भाषा दी होती है उसके अनुसार आप किसी एक लैंग्वेज को चुन सकते हैं। और दूसरा होता है यहाँ पे ऑप्शनल का। सपोज करिए आप ऑप्शनल हिस्ट्री ले लिए, ज्योग्राफी ले लिए, तो अब जरूरी नहीं है कि मेंस में जो आपने लैंग्वेज, यहाँ पे एक लैंग्वेज यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ दोनों ही जगह आपको लैंग्वेज चुनने के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। सपोज करिए जीएस आप इंग्लिश ले रहे हैं, अगर ऑप्शनल में आप हिस्ट्री ले रहे हैं, अगर हिस्ट्री में इंग्लिश में आप कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पे आप हिंदी भाषा ले सकते हैं। अगर ऑप्शनल में आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो इंग्लिश लीजिए, फिर आप जीएस में आप यहाँ पे ठीक है हिंदी ले सकते हैं, या फिर दोनों जगह हिंदी ले सकते हैं, दोनों जगह इंग्लिश ले सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा जीएस पेपर 4 जो जीएस पेपर होता है पूरा का पूरा महासागर है। आप इसमें जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उसी भाषा में आप लोग शुरुआती तौर से यहाँ पे तैयारी करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज फिर आगे चल के यहाँ पे समस्या आती है। ठीक वैसे ही आप इंटरव्यू में भी होता है, इंटरव्यू में भी आप चुन सकते हैं कि आपको हिंदी में इंटरव्यू देना है या फिर इंग्लिश में इंटरव्यू देना है। तो हर जगह देखिए यहाँ पे लैंग्वेज को यूपीएससी ने बैरियर नहीं रखा हुआ है, यहाँ पे आपको ठीक है ऑप्शन दिया जा रहा है। और यही कारण है कि वर्तमान में ठीक है हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है भले कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे यूपीएससी बार बार ये बोल रहा है कि हिंदी मीडियम में जो क्वालिटी होना चाहिए वो क्वालिटी हमारे पास अगर आ ही नहीं रही है तो समस्या होगा। सीसैट सबसे बड़ा रोड़ा है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। पीटी में ही लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, सोचिए पीटी में ही लोग क्वालिफाई यहाँ पे नहीं कर पाते हैं सीसैट की वजह से, जिसका सबसे बड़ा कारण है सीसैट। तो यहाँ पे मेंस में स्टूडेंट की संख्या इससे ही कम हो जाएगी, सोचिए।
तो मेंस में जब स्टूडेंट की संख्या कम हो जाएगी तो क्या फाइनल में उनकी संख्या कम नहीं होगी। इसीलिए अभी वर्तमान में यूपीएससी का रिजल्ट का पूरा पूरा 5 से 6% ही हिंदी मीडियम का यहाँ पर रिजल्ट हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि लैंग्वेज से कहीं अगर सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कारण है ध्यान रखिएगा वो है यहाँ पे प्रीलिम्स में सफलता की दर। प्रीलिम्स में ही रिजल्ट जो है बेहद ही यहाँ पे कम हो रही है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही कम हो रही है। तो समस्या तो यहाँ पे आएगी ही आएगी, खुद आप सोच के देखिए। फिर कैसे लोग ठीक है मेंस में जाएंगे फिर इंटरव्यू में, तो ये समस्या कारण यहाँ पे रहता ही रहता है। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट का जो ठीक है रेशियो है यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, इसमें बुक लिस्ट के साथ हम लोग कंबाइन करके चलें तो ये फिर हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ पे कि देखिए प्रीलिम्स की तैयारी जब कर रहे हैं तो सिर्फ आप प्रीलिम्स तक सीमित नहीं रखें। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी अगर कर रहे हैं तो प्रीलिम्स तक सीमित नहीं रखें, उसके बाद आता है यहाँ पे मेंस, उसके बाद आता है यहाँ पे इंटरव्यू। क्योंकि सारा खेल इसी में यहाँ पे छुपा हुआ है, इंटरव्यू। मैं बार बार बोलता हूँ तैयारी जो है आपका उल्टा होना चाहिए, इस टाइप का। अगर उल्टा नहीं भी कर पा रहे तो बीच से तैयारी करिए। शुरुआती तौर पे ये पोर्शन कभी आप पकड़ने की कोशिश नहीं करिए, अदरवाइज सबसे बड़ी समस्या होगी। फिर यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट और जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वो कहीं न कहीं देखेंगे तो फिर जिस तरीके से स्टडी कराया जा रहा है फैक्ट तक आप सीमित रह जाएंगे और आपका मस्तिष्क खुल ही नहीं पाएगा पूरी तरीके से। तो यहाँ पे मेंस आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा, मेंस आपको लिखना है तभी जाके इंटरव्यू तक पहुँच जाएंगे, फाइनल रिजल्ट हो पाएगा। तो मेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। ये ठीक वही चीज़ है जैसे कि सपोज करिए कि इतना बड़ा अगर भारत है, इतना बड़ा अगर यहाँ पे भारत है यहाँ पे, तो अगर आप एक छोटे से एरिया को अगर आप कवर कर रहे हैं, छोटे से एरिया को कवर कर रहे हैं, ये आसान भी होगा, लेकिन इससे तो कभी भी बड़े लेवल पे, भारत के लेवल पे आप किसी भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे, देखने के लिए यहाँ पे सीमित हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही बार में पूरे भारत को अगर आप जान लेते हैं पूरे भारत को, तो उसके बाद से एक छोटे से एरिया को देखना अपने आप में काफ़ी व्यापक हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा हर एक वे में। और यही होता है मेंस की तैयारी। मेंस की तैयारी करने से आपका पीटी अपने आप धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। उसके बाद से आपका जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है ये भी यहाँ पे चलता रहेगा। इसके बाद से देखेंगे तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनने में आपको मदद करेगा। कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना चाहिए, इससे लिखने में मदद करेगा, इससे लिखने में मदद करेगा। इसीलिए शुरुआत जब भी करें मेंस के साथ यहाँ पे करें, और मेंस में जब भी यहाँ पे शुरुआत करें तो कोशिश करें यहाँ पे शुरुआत में हिस्ट्री से शुरू करें या फिर ज्योग्राफी से शुरू करें। क्योंकि पूरा का पूरा जड़ ये दो ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जिसको अगर इनिशियल वे में अगर आप शुरुआत करके चलते हैं तो पूरी की पूरी जो समय अंतराल में अभी तक एंशिएंट एरा से वर्तमान तक किस प्रकार से पूरी पूरी पृथ्वी चेंज हुई है, इस चेंज में मानव ठीक है जो रोल है यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे अहम भूमिका निभा रहा है, तो उसमें देखेंगे तो अपने आप में पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, आज अगर वर्तमान में आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो उसका भी कहीं न कहीं जो टर्म है उसका जो ठीक है कल्चरल जो एक्टिविटी है वो हमारे पास्ट में यहाँ पे छुपा हुआ है। आज अगर इकनॉमी भारत की अगर ग्रोथ कर रही है तो उसका भी पास्ट में हमारा, मतलब कहने का सेंस क्या है कि हर चीज़ को आपको पीछे से ला के वर्तमान से आपको कनेक्ट करना होगा, तभी जाके एक बढ़िया जो कॉन्सेप्ट है ठीक है आपके मस्तिष्क में बन पाएगा। और तब जाके इंटरव्यू में आप उनके जो एक से एक जो खतरनाक जो सवाल होते हैं उसको आप यहाँ पे डिफेंड कर पाएंगे। तो कोशिश यही कीजिए, मेंस से यहाँ पे शुरू करने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन वगैरह आजकल यूट्यूब वगैरह में ठीक है, अगर किसी भी चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं तो सिस्टमेटिक ढंग से फॉलो करने की कोशिश कीजिए और फिल्टर आउट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बहुत सारा जो मटेरियल है यहाँ पे यूट्यूब में पढ़ाया तो जा रहा है लेकिन सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से समस्या होती है। तो आगे हम लोग इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्ट के स्तर पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट को लेके ठीक है, अभी मैंने बताया था लैंग्वेज पेपर से, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट को लेके मेंस को लेके ठीक है, मेंस को लेके। तो मैंने बताया था भी आपको पेपर ए होगा, पेपर ए में मैंने बताया क्या था कि ये था यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज था,
हिंदी लैंग्वेज जो कि 300 नंबर का पूछा जाता है। अब इसमें लाना कितना है आपको, 75 नंबर का क्वालिफाइंग नेचर का है। हिंदी में आपको हर हाल में यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है, बहुत वैसा, ठीक है, अगर हिंदी मीडियम के अगर आप स्टूडेंट हैं तो इतना चैलेंज यहाँ पे नहीं होता है। सटीक लेखन बहुत ज़रूरी होता है, सटीक लेखन। और अभी आप जो लोग, ठीक है, पीपीटी से पढ़ने का, पीडीएफ से पढ़ने का जो आदत लगा लिए हैं, पढ़ तो रहे, अच्छी बात है, लेकिन जब तक अपने हाथों को थोड़ा कष्ट नहीं देंगे, अंगुलियों को दर्द नहीं देंगे, तो फिर यहाँ पे समस्या होगी आपको मेंस में। इसीलिए पेन का उपयोग ज़रूर आप लोग करें। हर चीज़ को नोट्स बनाने की आप कोशिश करें। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका भी आप नोट्स बनाइए, ताकि बेहतरीन तरीके से वो चीज़ें समझ में आए। सब जो टीचर है ना, आप टीचर, कोई भी टीचर पीपीटी पीडीएफ अगर आपको बना के दे रहा है, वो तो टीचर का, उसने मेहनत किया हुआ है, वो तो टीचर तक सीमित रह जाएगा। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर एक बार देख लेंगे आप, तो थोड़ी बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा, लेकिन इसको परमानेंट बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा, समझ समझ के लिखना होगा, तभी जाके वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। क्योंकि जो मैं बातें बोल रहा हूँ सारी बातें मैं इसमें लिख नहीं सकता हूँ, कोई भी टीचर लिख नहीं पाएगा। तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको सुन सुन के लगता है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको आप अपने कॉपी में लिखें, तभी जाके वो बेहतरीन होगा। तो सटीक लेखन इसमें ज़रूरी होता है। शब्दावलियों पे पकड़, व्याकरण से संबंधित जो शब्दावलियाँ होती है, पकड़ यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। इसमें छोटे छोटे निबंध भी दिया जाता है। अगर निबंध आपका अच्छा है तो यहाँ से भी आप 75 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे भारतीय भाषाओं को अनुवाद करने के लिए देता है, भारतीय भाषाओं को, ठीक है, इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए भी यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत अधिक दिक्कत नहीं है। ठीक वैसे ही यहाँ पे पेपर 2 होता है, पेपर 2 होता है, अर्थात इंग्लिश का जो पेपर होता है जो कंपलसरी है, ठीक है, पेपर बी जिसे बोला जाता है यहाँ पे भी होता है 300 मार्क्स का यहाँ पे होता है। और सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी, सटीक लेखन, शब्दावलियों पे, वोकैबुलरी पे आप पकड़ बहुत ज़रूरी है। प्रेशराइज राइटिंग यहाँ पे दिया जाता है, और यहाँ पे भी आपको छोटे मोटे इससे लिखने के लिए दिया जाता है। तो इतना लोड यहाँ पे इसके लेके यहाँ पे नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ, इग्नोर भी आपको करके नहीं चलना है। खासकर हिंदी तो क्लियर हो जाएगा आपको लास्ट स्टेज में, लेकिन ये जो इंग्लिश जो कंपलसरी है इसको आपको पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, हिस्ट्री को लेके, या फिर हम लोग पेपर के अंतर्गत देखते चलते हैं। जैसे कि मेंस में जो पेपर था, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1, ध्यान से देखते चलिए। अब इस जीएस पेपर 1 में जो पूरा जो सिलेबस है, जिसे में इसमें यूपीएससी के द्वारा लिखा गया है, भारत की विरासत, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व और, ठीक है, मतलब विश्व इतिहास आप कर सकते हैं, विश्व इतिहास। इसके अलावा यहाँ पे समाज को लेके, भारतीय जो समाज है यहाँ पे उसके बारे में, और यहाँ पे है यहाँ पे भूगोल, इतना ही लिखा हुआ है। और इस सिलेबस को थोड़ा सा हम लोग एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से आपको एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हिस्ट्री का पोर्शन है। इसमें हिस्ट्री का जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पोर्शन है, ठीक है। हिस्ट्री के बाद देखेंगे यहाँ पे तो दूसरा जो पोर्शन इसका आ जाएगा पॉलिटी का, और तीसरा जो पोर्शन इसका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समाज का, इंडियन सोशल का, समाज का। और यकीन मानिए पूरे के पूरे यूपीएससी का जो आधार है पेपर, जीएस पेपर 1 ही करता है। चूँकि मैंने बताया था हिस्ट्री से शुरू करिए या फिर पॉलिटी से शुरू करिए। अब हिस्ट्री में आप देखेंगे यहाँ पे तो पूरे हिस्ट्री को यहाँ पे जो मेंस में जो पूछा जाता है, खासकर इसको 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री। और सारे ही सेक्शन से, ध्यान रखिएगा, सारे ही सेक्शन से यहाँ पे प्रश्न पूछा ही जाता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, पूरे के पूरे हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहीं पे मैं वेब बुक की भी मेंशन कर रहा हूँ कि कोशिश करना है कि अगर आपका एनसीईआरटी अच्छा नहीं हो
6 से लेकर 12 तक ऐसे तो सबको ही लिखता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन 6 से 12 तक अगर आपका 6 से लेकर 9 तक अच्छा है तो 11-12 तक किसी भी एनसीईआरटी को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल लगता है कि नहीं करना चाहिए तो 6 से 12 तक कीजिए, क्योंकि 6 से लेकर 8-9 तक देखेंगे तो उसी टॉपिक का इलोबरेशन यहाँ पे 11th और 12th में होता है, तो उसी का विस्तारित रूप यहाँ पे दे दिया जाता है, सेम टॉपिक। तो यहाँ पे आप, ठीक है, अगर अच्छे हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 11-12 से स्टार्ट कर सकते हैं। 6 से 12 यहाँ पे ध्यान रखिएगा हिस्ट्री। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का। तो आर्ट एंड कल्चर में जो नितिन सिंघानिया की बुक आती है, हालांकि देखिए ये सब बहुत बर्डन होता है, ठीक है, मैं खुद यहाँ पे लिखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे इतनी ये अधिक मोटी बुक है कि खुद से करने में हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है फिर एक टीचर के जो कि गाइड कर सकें और आगे, ठीक है, आने वाले दिनों में, ठीक है, मैं इन सारे ही जो सब्जेक्ट को यहाँ पे लेके चलूँगा ही चलूँगा, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है सब मैं आपको स्टडी कराऊँगा ही कराऊँगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, स्पेक्ट्रम, अगर आप सिर्फ इसको भी फॉलो करके चले तो कोई समस्या यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। राजीव अहिर का आती है स्पेक्ट्रम, अभी बहुत मोटी बुक हो गई है, तो यहाँ पे आपको इसे फॉलो कर सकते हैं। या फिर आने वाले दिनों में, ठीक है, कुछ लेक्चर मेरे यूट्यूब वीडियो में होगा ही होगा। फिर मैं पूरा मैं सोच रहा हूँ कि एक बार पूरे जो सिलेबस है यूपीएससी को, इसको मैं कंप्लीट करूँ बेहद ही डिटेल के साथ, ठीक है, यूपीएससी पैटर्न पे। तो कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा, अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो इसको मैं पूरा ज़रूर करूँगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री को लेके। वर्ल्ड हिस्ट्री को लेके जैन एंड माथुर वगैरह बहुत मोटी बुक आती है, वहाँ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी कोचिंग नोट्स का आप सहारा ले सकते हैं, कोई भी कोचिंग नोट्स, बहुत सारा कोचिंग नोट्स है, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल में भी वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ से प्रश्न उठा कर देख लीजिए विगत कुछ सालों के यूपीएससी के पेपर का, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पर इसको कराया गया है। उसके बाद आ जाता है पॉलिटी का। वो पॉलिटी का फिर वही है, बेसिक चीज़ें एनसीईआरटी अगर आप लोग कर लीजिएगा। 9 से 12 तक की जो पॉलिटी है बहुत ही शानदार लिखी गई है। एनसीईआरटी हिस्ट्री और पॉलिटी का कोई जवाब नहीं है। ज्योग्राफी को थोड़ा सा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे वो नहीं होगा, ठीक है, ज्योग्राफी है ना यहाँ पे, सॉरी, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि मुझे लगा कि मैं ज्योग्राफी ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी आप 6 से 12 तक फॉलो कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारा प्रकाशन है, जैसे माजिद हुसैन हो गया, माजिद हुसैन का हो गया, ठीक है, या फिर खुल्लर हो गया। इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है मैप का रोल। जब तक इस मैप को आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट अच्छा से पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो एक पकड़ बनाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस प्रकार से अपनी मैप को आप, ठीक है, बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसे भी मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के लिए बहुत अधिक आपको टेंशन मतलब लेने की ज़रूरत नहीं, इकोनॉमी भी मैं यहाँ पे कराऊंगा। उसके बाद यहाँ पे समाज आ जाएगा। आप समाज पूरा देखेंगे तो हिस्ट्री से लिंक है कि किस तरीके से भारतीय समाज बना हुआ है, और इस समाज से संबंधित यहाँ पे प्रश्नों को पूछा जाता है। तो 3 ऐसे जो एरियाज है यहाँ पे जिसमें, ठीक है, प्रश्नों की जो संख्या होती है लगभग अभी वही है, देखेंगे तो 18 से 20 प्रश्न एटलीस्ट यहाँ पे पूछा ही जाता है। शब्दों की संख्या पे हर एक प्रश्न में देखेंगे तो हर एक प्रश्न का जो, ठीक है, शब्दों की संख्या होती है 250 शब्दों में, 250 शब्दों, 2 से 250 शब्दों में लिखना होता है। पहले प्रश्नों की संख्या अधिक होती थी लेकिन उसमें शब्द सीमा कम था। अभी यूपीएससी ने क्या हुआ है, तो प्रश्नों की संख्या को कम कर दिया है, शब्द सीमा को बढ़ा दिया है, तो एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे इतना आप लोगों को, ठीक है, पूरा आपको कवर करने की कोशिश करना है। अब आइए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। देखिए हर विषय को ना यहाँ पे करेंट अफेयर्स आपको लिंक करना ही पड़ेगा। जब तक करेंट से आप लिंक नहीं करेंगे तो फिर समस्या आपको, ठीक है, होती रहेगी। जैसे ज्योग्राफी है, आगे चल के आएंगे, देखिए हम लोग जो पेपर 3 को देखेंगे तो वहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा, इसके अलावा इन्वायरमेंट इकोलॉजी आएगा, एग्रीकल्चर आएगा। तो ज्योग्राफी यहाँ पे कोर हो जाता है, कोर सब्जेक्ट यहाँ पे हो ही जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग करने की इसको यहाँ पे ज़रूरत होगी। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जीएस पेपर 2 की। जीएस पेपर 2 के सिलेबस की बात करें तो देखिए इसमें यूपीएससी के द्वारा लिखा गया शासन, संविधान, ठीक है, राज्य व्यवस्था,
राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। भारतीय समाज और सामाजिक न्याय में बहुत अंतर है। और इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे पॉलिटी का तो आपको यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी में बार बार बोलता हूँ ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आधार देता है आपको वर्तमान में। अगर आपको, ठीक है, अगर ये सारी सब्जेक्ट पढ़ना होगा, अगर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उसकी अंतरात्मा को, सब्जेक्ट की जो अंतरात्मा है, टच नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे किसी व्यक्ति का मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर उसको बेहतरीन तरीके से जानना है तो उसको पास्ट को जान लीजिए, समझ में आ जाएगा कि वाकई में वो दिखावा कर रहा है या फिर रियल जो जेम है वो। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी को डिटेलिंग करना यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे तो शासन, संविधान, राज्य व्यवस्था, अगर इन तीनों ही टॉपिक को अगर आप मिला देंगे तो मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो इसको आप पॉलिटी के रूप में समझ सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और उसके लिए जो बुक है 6 से 12 एनसीईआरटी, या फिर 1N1 यहाँ पे लक्ष्मीकांत का लाइन बाई लाइन आपको कर जाना है, क्योंकि यहाँ पे फिर से प्रीलिम्स में आपको कोरिलेट करना होगा। अभी मैंने जो बताया था आपको पीछे, यहाँ पे हर जगह यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स अटैच है। मैं सेपरेट नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि जब सेपरेट मैं तभी कराऊंगा जब प्रीलिम्स की, जब, ठीक है, एग्जाम जब नज़दीक आएगा, जब आएंगे लोग करने, तो फिर उसमें आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ से हमें क्या क्या करना है। ठीक वैसे ही यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लक्ष्मीकांत के साथ साथ यहाँ पे जो भी करेंट इवेंट है, सपोज करिए कोई बिल लाया गया या फिर कोई ऐसा संवैधानिक मुद्दा संविधान से जुड़ा है, संविधान संशोधन की अगर प्रक्रिया चल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आरएसी की, सेकेंड आरएसी की आप रिपोर्ट सकते हैं, रिपोर्ट सेकेंड आरएसी के जो यहाँ पे ध्यान रखेगा, जो सॉरी एआरसी का, ठीक है, सेकेंड एआरसी का जो रिपोर्ट है उसको आप देख सकते हैं। तो पूरा पूरा ये आपको मिल जाएगा। अभी तो हिंदी मीडियम में बहुत अधिक, ठीक है, मटेरियल की उपलब्धता है, पहले नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मटेरियल आपके सफलता में कोई बैरियर नहीं बनेगा। तो यहाँ से आपको पॉलिटी का सेक्शन, ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पे कवर कर लेना है। कोशिश करना है यहाँ पे कि न्यूज़ को ध्यान में रखते हुए, मैं बार बार लिख लूँ, करेंट एडिटोरियल मस्ट है यहाँ पे, हर जगह यहाँ पे लगा लीजिए, एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है। डेली कम से कम 1 से 2 एडिटोरियल, मंथली मैगजीन अगर फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है यहाँ पे सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय के लिए मैं कोई बुक यहाँ पे, ठीक है, प्रीफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कारण यही है कि बुक प्रेफर करने से फिर समस्या यहाँ पे होने लगती है, बहुत ही अधिक, ठीक है, देखने की आपको ज़रूरत पड़ जाती है, जो इतना भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सामाजिक न्याय से प्रश्न की संख्या पे कम होती है। इसके लिए करेंट हो गया, करेंट, ठीक है, या फिर कोई भी, ठीक है, कोचिंग का यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो नोट्स है, हैंड नोट्स भी यहाँ पे काफ़ी होगा, जो आपको पूरा पूरा ये कवर कर देगा। उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मेरा पसंदीदा टॉपिकों में से एक, इंटरनेशनल रिलेशन। अब सपोज करिए इंटरनेशनल रिलेशन में पूरा पूरे भारत के जिन जिन देशों के साथ अच्छा संबंध है अब दिखाना ही होगा। अब ऐसा नहीं है कि देखिए अभी तक लगभग 196 प्लस कंट्री हो चुके हैं, तो सबके साथ आपको संबंधों को नहीं दिखाना है, बल्कि भारत के साथ, उन्हीं देशों के साथ संबंध दिखाना है जिसका भारत के साथ जो ट्रेड है बहुत अच्छा खासा चल रहा है, खासकर विकसित देशों के साथ, विकासशील देशों के साथ। तो इसमें देखेंगे तो बहुत ही, इसमें जो एरिया है, सिलेक्टेड एरिया के थ्रू आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, अच्छा आपको, ठीक है, मतलब आसानी से आप इसे कर सकते हैं, उतनी अधिक इसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी। और कराने का भी तरीका होता है, अगर हिस्ट्री से अगर इस करेंट अफेयर को जोड़ दिया जाए तो और एकदम सोने पे सुहागा हो जाएगा। हर चीज़ को आपको लगेगा कि वर्तमान में मैं देख रहा हूँ, इस टाइप का आप यहाँ पे फील करने लगेंगे। तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जीएस पेपर 3 को लेके, जो कि मोस्ट डिफ़िकल्ट सेक्शन माना जाता है। जीएस पेपर 3 मार्क्स यहाँ पे आता ही नहीं आता है। जीएस पेपर 3 समझ रहे, 2 और 3 बहुत समस्या देता है यहाँ पे। इसमें यहाँ पे टोटल, जैसे कि हम लोग लिख देते हैं, प्रौद्योगिकी हो जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के साथ यहाँ पे हो जाएगा आर्थिक विकास। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे कृषि,
जैव विविधता, जैव विविधता। इसके अलावा हो जाएगा आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। अब इसको मैं थोड़ा सा बांटने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि सबसे पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही करंट पे आधारित है, लेकिन आपके कोर जो कॉन्सेप्ट है माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है उसको क्लियर करने के लिए, समझने के लिए आपको फिर से एनसीईआरटी में जाना होगा। 9 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, आप इसे कवर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रमेश सिंह देखिए, ठीक है, लेकिन इतना प्रीफर आपको नहीं मैं करूँगा। यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है इकोनॉमिक्स के लिए कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट आपको तभी मिल पाएगा जब आप, ठीक है, किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है तो फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो मटेरियल देखेंगे रमेश सिंह से कहीं बेहतर आपको दिखाई देगा। बहुत सारे विजन वगैरह हो गया, ठीक है, बहुत सारे जो कोचिंग के जो नोट्स हैं ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो यहाँ से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है देख पा रहे हैं यहाँ पे कृषि जैव विविधता, इसको हम बता लिख देता हूँ, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इतना पर्याप्त है। अब इसका जो बेस है आपको जियोग्राफी में ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका होगा, जियोग्राफी में आप इसका बेस मिल चुका होगा, लेकिन आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का सेक्शन, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे, ठीक है, माजिद हुसैन की भी यहाँ पे बुक आती है। फिर मैं बार बार बोलूँगा हर एक खंड के लिए यहाँ पे जो कि कोचिंग संस्थानों के जो नोट्स हैं इसे आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इकोनॉमिक्स भी कराऊंगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है। देखिए सारे सब्जेक्टों का पूरी के पूरी विस्तृत यहाँ पे जो परिचर्चा है यहाँ पे मेरे द्वारा यहाँ पे कराई ही जाएगी। आपको समय देना पड़ेगा, कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और ये साइंस और टेक्नोलॉजी देखेंगे तो काफ़ी ही बड़े लेवल पे, खासकर जब बात आ जाती है, ठीक है, करेंट सिनारियो को ध्यान में रख के थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिटेलिंग करना होता है, डिटेलिंग करना होता है हर चीज़ को। जैसे कोविड आया, कोविड के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। भारत कोई अगर, ठीक है, हथियार बना रहा है, राफेल को ही अगर ले लीजिए, उसमें यहाँ पे पूछा जा सकता है। कोई उपग्रह सेटेलाइट यहाँ पे छोड़ा गया उसको लेके पूछा जा सकता है। पूरा पूरा फंक्शन यहाँ पे देखेंगे तो डिटेलिंग यहाँ पे करना ही होता है, और बहुत ही यहाँ पे कॉन्शियस रहने की यहाँ पे ज़रूरत होती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स वगैरह के लिए यहाँ पे योजना आयोग मैं प्रीफर कर देता हूँ। योजना आयोग हो गया या कुरुक्षेत्रा जो मैगजीन होता है, ठीक है। योजना आयोग तो ज़रूर आप लोग, ठीक है, पढ़ने की कोशिश करिए। कुरुक्षेत्रा आप छोड़ सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मैगजीन आती है इसे आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, ठीक है, तो मैं आप लोगों पर पूरे से छोड़ता हूँ। उसके बाद आइए हम लोग मोस्ट इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है सिविल सर्विस का, जीएस पेपर 4, जिसको बोला जाता है इथिक्स, ध्यान रखिएगा, जिसको बोला जाता है इथिक्स, ठीक है, जिसका हिंदी नाम है नैतिकता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता यहाँ पे योग्यता। सपोज करिए इस विषय को किस लिए लाया गया है, खुद सोच के देखिए। इतना बड़ा पद, अगर उस व्यक्ति में थोड़ा भी इथिकल वैल्यू मौजूद नहीं है तो फिर समस्या यहाँ पे होगी ही होगी। और वही इथिकल वैल्यू को उस पर, ठीक है, एज ए इनपुट के तौर पे यहाँ पे डालने के लिए इस विषय को लाया गया है, ताकि वो समाज के साथ सही तरीके से सामंजस्य से बैठा के चले कि क्या सही है क्या गलत है, किस प्रकार से यहाँ पे डिसीजन लेना है, किन परिस्थितियों में डिसीजन लेना है, ये बहुत यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। अब इसके लिए आप, ठीक है, मैं यही फेवर करूँगा कि कोई भी कोचिंग का जो नोट्स है, अभी तो बहुत सारा लेक्चर वीडियो भी यहाँ पे आ चुका है, लेक्चर वीडियो आ चुका है, पहले से देखिए क्वेश्चन बहुत सारा यहाँ पे इसमें आउट होता है, ठीक है। बस आपको लेखन शैली आपको, ठीक है, इस पर बेहतरीन करना होगा। लिखने की जो, समझ रहे हैं ना, जो परंपरागत जो किसी के अंदर कोई क्षमता होती है उसको और अधिक, ठीक है, डेवलप करने की ज़रूरत होती है। शब्दों का पूरा एक खेल होता है कि किसी चीज़ को आप किस तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं, किस तरीके से आप अभिव्यक्त कर रहे हैं, ये बहुत इस पे मायने रखता है। तो ये भी बहुत अधिक आपको समस्या, ध्यान रखिएगा, नहीं देगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट सेक्शन है, यहाँ पे एस्से का सेक्शन,
क्योंकि 250 नंबर का ऐसे पूछा जाता है और एक एक जो ऐसे पूछा था 2 ऐसे पूछा जाता है। फर्स्ट ऐसे आपको पूछा जाएगा 125 नंबर का और दूसरा भी ऐसे आपको पूछा जाएगा 125 नंबर का। आपको हर एक ऐसे लिखना होता है 1000 से, ठीक है, 1200 शब्दों में, 1000 से 12 शब्दों में, 1200 शब्दों में लिखना होता है। और इसमें अब ऐसा नहीं है, ठीक है, कि शब्दों की जो चयन है बहुत आपको सही तरीके से करना होगा। बहुत ही एसे और एथिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन अब फिर वही मैं बोलूँगा, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी अगर कर रहे हैं, फिर आप चाह रहे हैं कि आप एससीए का अच्छा कर ले, कभी नहीं हो पाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि तैयारी जब भी कीजिए, यहाँ पे मेंस से यहाँ पे तैयारी करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका इससे भी अच्छा हो पाए, इंटरव्यू भी अच्छा हो पाए, और प्रीलिम्स फिर तो अपने आप इसमें अच्छा हो ही पाएगा, मतलब हो ही जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कोचिंग संस्थानों को लेके, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर इकोनॉमिकल कंडीशन किसी की भी अच्छी है, इकोनॉमिकल कंडीशन लगता है कि भाई वो अच्छी है, दिल्ली आने के लिए सक्षम है, या फिर जो भी अपने यहाँ का जो भी सिटी है वहाँ आने के लिए सक्षम है, तो देखिए ऑफलाइन में हमेशा ही आपको एक जो इकोसिस्टम होता है वो मतलब ऑनलाइन के कंपेरिजन में काफ़ी आपको अच्छा दिखाई देगा। आपको लगेगा ही डेली एक रूटीन, मतलब होता है ना, रूटीन फॉलो करके आप जाएंगे करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं देखेंगे यहाँ पे, तो जो ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन की जो प्रक्रिया होती है ऑफलाइन से आपको बेटर ही दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे अगर आपकी इकोनॉमिक्स, ठीक है, या फिर इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी अच्छी है यहाँ पे, तो इसके थ्रू जा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी जो समस्या है, इकोनॉमिकल बैरियर अगर बन रहा है, तो ऑनलाइन भी कोई ख़राब विकल्प नहीं है, ऑनलाइन भी कोई ख़राब विकल्प यहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी पूरा मेंटेन करना होगा, क्योंकि घर पे रह के तैयारी करना बहुत सारे चैलेंजेस जो होते हैं कहीं ना कहीं फेस करना ही होता है। अभी घर पे कोई कॉल आ गया, मेहमान आ गए, घर पे कोई फंक्शन आ गया, तो ये समस्या यहाँ पे बनी रहती है। इसीलिए यहाँ पे घर पे जो एकांतवास यहाँ पे नहीं मिल पाता है, एकांतवास नहीं मिल पाता है। ऑनलाइन की तैयारी भी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप किसी घर से, ठीक है, थोड़ा दूर जाके कर सकते हैं। घर में अगर आपको उस टाइप का इकोसिस्टम है, लगता है कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो घर से भी आप तैयारी कर सकते हैं। पूरा पर्सनल चॉइस है। और जो यहाँ पे ऑफिशियली व्यक्ति हैं, अगर कोई यहाँ पे जॉब पे है, काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑनलाइन, क्योंकि उनको अपना टाइम का वैल्यू पता है कि हमें टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है। 2 घंटा ही अगर उनके पास टाइम मिलेगा तो यकीन मानिए वो जी जान लगा देंगे, क्योंकि उनको पता है, पैसे का वैल्यू पता है, समय का वैल्यू उनको पता है कि किस तरीके से आता है, तो फिर वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी कर लेते हैं। तो यही था ऑफलाइन ऑनलाइन, ये पर्सनल चॉइस है। मैं बार बार बोलूँगा, ये पूरा का पूरा आप लोगों पे पर्सनल चॉइस है कि किस तरफ आप लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें आईएएस एनालिसिस का क्या रोल होगा, आईएएस एनालिसिस का यहाँ पे क्या रोल होगा, आईएएस एनालिसिस का अर्थात इसमें हमारा क्या रोल होगा। तो देखिए हमारा जो पूरा का पूरा रोल होगा इसमें कि आपको पूरा का पूरा, ठीक है, मैंने लिखा भी है इसमें कि वीडियो लेक्चर आप प्लस जो नोट्स होगा। अब ये जो नोट्स होगा, ठीक है, बिल्कुल ये दोनों को दोनों यहाँ पे फ्री होगा। वीडियो लेक्चर की बात कर ले, नोट्स की हम लोग बात कर ले, इसमें पूरा पूरा आपके रिस्पांस पे डिपेंड करता है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिला तभी हिस्ट्री की बैच स्टार्ट होने वाली है। हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करेंट तो कराना कोई इतना डिफ़िकल्ट यहाँ पे नहीं होता। तो सारे के सारे जो कोर जो एरियाज है आपको इसमें कवर कराया जाएगा। और पढ़ाई का पैटर्न मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया है, देखिए पा रहे हैं आप लोग। रियल पढ़ाई यही होती है कि आपको बोर्ड में पढ़ाया जाए, बोर्ड में, और यही मैं कर रहा हूँ आपको। इसी तरीके से अब आने वाली जो क्लासेज है आपको इसी तरीके से आपको दी जाएगी, बोर्ड में पढ़ा के एक एक चीज़ को समझा के। इसमें टाइम टेकिंग होता है, टाइम टेकिंग इसमें होता है, समय लगता है। लेकिन यकीन मानिए एक बार इस प्रक्रिया से अगर आप अच्छे से पढ़ जाते हैं समय दे के, तो फिर आपको बार बार इस प्रक्रिया का अंग बनना नहीं पड़ेगा, फिर आप रिवीजन की प्रक्रिया से गुजर रहे होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हमारी कोशिश यही होगी, ठीक है, जो पीडीएफ वगैरह है ना, पीडीएफ वगैरह
वो यहाँ पे छोड़ा जाएगा। नोट्स में जो हैंड जो डिटेल नोट्स है यहाँ पे क्लास का, वो पूरा पूरा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बुक की ज़रूरत होगा तो फेवर कर दिया जाएगा, वैसे बुक की ज़रूरत यहाँ पे बहुत कम ही आपको पड़ेगी, क्योंकि अधिकतर चीज़ें यहाँ पे मेरे द्वारा यहाँ पे कवर करा दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग नीचे अपना कमेंट ज़रूर करें। अगर इसके लिए अगर आप लोग इच्छुक हैं यहाँ पे, तो कमेंट यहाँ पे ज़रूर करें। और दूसरा जो चैलेंजिंग होता है कि अगर यूपीएससी के अलावा प्लान बी यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लान बी यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखिए यूपीएससी की तैयारी है, इस तैयारी को लेकर मैं यही बोलता हूँ, या तो व्यक्ति जीत जाता है नहीं तो सीख जाता है, इसमें तो हारने का कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका यूपीएससी नहीं होता है तो स्टेट पीएससी पीसीएस की आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जर्नलिज्म का रास्ता है, टीचिंग का रास्ता है। मैंने ये ऐसा एरिया है जो कि सबका सब अगर आप कवर कर लेते हैं, यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारे जो रास्ते हैं आपको खुल जाएंगे कम से कम, ठीक है। जीने का जो, ठीक है, तजुर्बा है, या फिर आपका जो आइडियोलॉजी है, आपके व्यक्तित्व का जो विकास है, आपके अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आपके जो अधिकार है, मैंने इतनी आपको बातें इसमें पता लग जाती है कि आप आसानी से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसीलिए इतना आपको टेंशन लेकर नहीं चलना है, बल्कि पूरा 100 का 100% जो, ठीक है, एनर्जी है आपको इस तैयारी में झोंक देना है, अगर आप इसकी अब तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से। तो उसके बाद यहाँ पे नोट्स वगैरह देखिए, नोट्स वगैरह के लिए टेंशन नहीं लेना है। कोशिश करिए कि आप लोग जो भी जहाँ भी पढ़ें या फिर मैं ही पढ़ाऊँ, नोट्स आप खुद से बनाएं, नोट्स आप खुद से बढ़ाएं। इसका पहला फ़ायदा होगा कि नोट्स आपका है, अपने हाथों से आपने लिखा है, उसमें एड ऑन आप कर सकते हैं, तो नोट्स एकदम बनाएं। उसके बाद से आपकी जो राइटिंग जो स्किल है वो आपकी बेहतर होगी, लिखने की स्पीड जो है आपकी बढ़िया हो जाएगी। ये टीचर देखिए, अभी भी हम लोग कितना दिन भर यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कंप्यूटर में काम करना नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे इस शैली से गुजरने के बाद वो चीज़ें बिल्कुल ही हमारा हो जाता है कि ये मैंने किया हुआ है इसको। तो कोशिश कीजिए यहाँ पे नोट्स बनाइए और लिखने की प्रक्रिया से यहाँ पे आप लोग गुजरिए। और रही बात लास्ट करेंट को लेके, तो अभी से आप लोग आदत डाल लीजिए कि जो भी पेपर, अगर हिंदी मीडियम का पेपर पढ़ रहे हैं तो दिन में अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 से 2 जो एडिटोरियल है, इससे पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जब भी आप रिवीजन वगैरह कर रहे हैं, खासकर एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो एनसीईआरटी मैंने सीखा हुआ है, क्या उसको न्यूज के माध्यम से हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं। सपोज करिए क्लाइमेट चेंज ही, यहाँ पे बहुत सारा भी गर्मी का मौसम आ रहा है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित अगर आपके पास एनसीईआरटी में अगर आपने कॉन्सेप्ट यहाँ से गेन कर लिया है, अगर कोई एडिटोरियल आ रहा है तो उसको अप्लाई कीजिए कि इस एडिटोरियल को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको, ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहने से आपको डे टू डे आपको जानने के लिए मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। अगर आज, ठीक है, अगर कोई चीज़ अगर छूट जा रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट करें एंड अपना आप लोग फीडबैक ज़रूर दें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।